दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यभान सर केमिस्ट्री फैकल्टी, आपका इस चैनल जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्च ऑन यूट्यूब सूर्यभान सर एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए पॉलीमर केमिस्ट्री में सेकेंड लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। बहुलक का वर्गीकरण सीखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पॉलीमर को डिफाइन किया था, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग सीखे थे। और मोनोमर क्या होते हैं और मोनोमर से कैसे पॉलीमर बनाया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था। और उसी एग्जाम्पल को इस लेक्चर में एक सीक्वेंसली टेबल बनाया गया है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी का रिव्यू है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मोनोमर एंड पॉलीमर। मोनोमर एंड पॉलीमर मतलब कि इधर है मोनोमर और इससे हम लोग बनाना सीखे थे पॉलीमर। जिसमें पॉली लग जाए दैट मींस वह पॉलीमर होता है। तो देखिए जैसे हमने देखा था इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। और इथीन का पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया कराए थे तो हमने बताया था कि ये डबल बॉन्ड एक तोड़ के अब वैलेंसी को फ्री कर दे, दैट मींस ये चीज बना था जिसको हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। फिर हमने विनाइल क्लोराइड लिया था तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC मिला था। फिर हमने लिया था स्टाइरीन जिसके फलस्वरूप पॉली स्टाइरीन का निर्माण हुआ था। ये रिव्यू करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं हम। ये देखिए दोस्त, यहां पर जरा ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्या है दोस्त, तो यहां एक्रोनाइट्राइल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। एक्रोनाइट्राइल है। जब इसको पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया कराए थे तब बना था पॉली एक्रोनाइट्राइल, या इसी को एरलोन कहा जाता है। PAN भी कहते हैं, इसको पैन बोलते हैं, PAN एरलोन। पॉली एक्रोनाइट्राइल पान बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये आइसोब्यूटीन। इसको जब पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया कराए थे तो पॉली आइसोब्यूटीन मिला था। ऐसे ही था टेट्राफ्लोरोइथीन तो मिला था टेफ्लॉन, या इसी को टेट्राफ्लोरोइथेन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, जब आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराया गया था, किसका वो मेरा आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराया गया था तो नेचुरल रबर प्राप्त हुआ था। याद रहे नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। या आइसोप्रीन का बहुलक क्या होता है, नेचुरल रबर होता है। उसके बाद आपका तो यहां पर क्लोरोप्रीन है और इसका पॉलीमर होता है नियोप्रीन, ठीक है। यहां पर ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन, ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन है। और ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन से बना था बुना एस रबर। ये चीज हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसी का रिव्यू मैं करा रहा हूं। चलो नेक्स्ट पेज। तीसरा ये है तीसरा है मेरे दोस्त मोनोमर ब्यूटाडाइन और एक्रोनाइट्राइल। ब्यूटाडाइन और एक्रोनाइट्राइल से बना था बुना एन रबर। जो विद्यार्थी नए हैं वो पिछला पहले फर्स्ट लेक्चर पॉलीमर का देखे, ये सारी बातें बता दी गई, यहाँ पर रिव्यू मैं करा रहा हूं। नेक्स्ट है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम में 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। एसिडोल बॉन्डेड हो, इसका बहुत शानदार ट्रिक बताए थे। और जब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो बनता है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6। और यहाँ पर एडपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन HMDA, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का जब पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया कराते हैं तो ये चीज देता है नाइलॉन 6। पिछले लेक्चर में सब कवर कर लिए गए, उसका रिव्यू मैं करा रहा हूं। नेक्स्ट है दोस्त, नेक्स्ट यहां पर है नेक्स्ट है नाइलॉन 6 एडपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, इससे नाइलॉन 6 मिलता है।
नेक्स्ट है टेरिथेलिक एसिड और ग्लाइकोल। ये होता है टेरिथेलिक एसिड, मतलब कि बेंजीन है ये, और यहाँ पर COOH और 1 2 3 4 चौथा कार्बन पर 1 2 3 4 चौथा कार्बन पर COH है, और यहाँ पर ये है ग्लाइकोल। जब इसका हम लोग क्या कराते हैं, संघनन बहुलीकरण कराते हैं तो टेरिलीन का निर्माण होता है, इसी को पॉलीएस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है थैलिक एसिड और ग्लाइकोल। थैलिक एसिड और ग्लाइकोल से मिलता है ग्लिप्टर। चलो नेक्स्ट और ये लास्ट है यहां पर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, इंपोर्टेंट है ये है आपका फिनॉल, मतलब कि ये, और ये है फॉर्मल्डिहाइड। जब दोनों का पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो यहां पर बेकेलाइट का निर्माण होता है। बेकेलाइट ये आपका बेंजीन, और इस पर OH, और यहां CH2, यहां पर भी CH2 और यहां पर CH3, और वैलेंसी फ्री, और यहां पर हम लगा दिए होल N। तो ये इसी को हम लोग बेकेलाइट कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। ठीक है, माने कि स्विच एग्रो में इसका यूज होता है, स्विच ऑन ऑफ। नेक्स्ट है मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन ये होता है और फॉर्मल्डिहाइड ये होता है, इसके पॉलीमराइजेशन से मिलता है दोस्त, इसके पॉलीमराइजेशन से मिलता है मेलामाइन रेजिन। मेलामाइन रेजिन बनता है इसके पॉलीमराइजेशन से। तो ये पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं, उसी का हमने एक लिस्ट ले लिया, टेबल बनाया था ताकि सुविधा होगी, मतलब कि ये स्टडी करने में। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं 5। आज हम लोग पढ़ने वाले ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या है दोस्त, ध्यान देंगे। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे आज दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर माने बहुलक के वर्गीकरण। पहला है बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब स्रोत के आधार पर बहुलक के वर्गीकरण। जैसे स्रोत के आधार पर बहुलक 3 तरह के होते हैं। पहला नेचुरल पॉलीमर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक बहुलक कौन है, निम्न प्राकृतिक बहुलक कौन है। और दूसरा है सेमी सिंथेसिस पॉलीमर, और तीसरा है सिंथेसिस पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब क्या, नेचुरल पॉलीमर क्या है, जरा ध्यान देंगे आप। नेचुरल पॉलीमर यानी कि होता है दोस्त कि नेचुरल पॉलीमर मतलब कि वे बहुलक जो पेड़ पौधों या जानवरों से प्राप्त हो, पेड़ पौधों या जानवरों से प्राप्त हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर बोला जाता है। ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर क्या है, प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो वैसे बहुलक जो पेड़ पौधे तथा जानवरों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल प्रोटीन्स, ठीक है ना, मछली में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, तो पॉलीमर है। किसका उदाहरण है, तो नेचुरल प्राकृतिक पॉलीमर का ये उदाहरण है। सेलुलोज, स्टार्च, रबर एंड सम रेजिन, तो ये सब के सब एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर है। तो ये होते हैं नेचुरल पॉलीमर। ये हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब स्रोत के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। नेचुरल पॉलीमर क्या है, तो कहेंगे वे बहुलक जो पेड़ पौधे तथा जानवरों से प्राप्त होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नेचुरल पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि प्रोटीन, ठीक है ना, सेलुलोज, स्टार्च, रबर या सम रेजिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेमी सिंथेसिस। नेक्स्ट है दोस्त सेमी सिंथेसिस, मतलब कि अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक
अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या है, जरा ध्यान देते। मतलब कि वे बहुलक जिनका निर्माण नेचुरल बहुलक के द्वारा हुआ हो, नेचुरल बहुलक को लेकर के नेक्स्ट बहुलक बनाया गया हो, तो उसको हम लोग कहेंगे अर्ध संश्लेषित बहुलक, दैट मीन सेमी सिंथेसिस पॉलीमर। और जितना सेलुलोज डेरिवेटिव्स है, ऑल सेलुलोज डेरिवेटिव्स आर सेमी सिंथेसिस पॉलीमर। जैसे एग्जांपल सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट etc। मतलब यहां पर लिखा गया सेलुलोज डेरिवेटिव्स, मतलब वे सेलुलोज जिनसे बनाया गया हो पॉलीमर, वे नेचुरल पॉलीमर जिनसे क्या बनाया गया हो आर्टिफिशियल पॉलीमर, उसी को हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेसिस पॉलीमर। जैसे जितना से सेलुलोज डेरिवेटिव से सब के सब किसका एग्जांपल होंगे, अर्ध संश्लेषित बहुलक के एग्जांपल होंगे। जैसे सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज और डेरिवेटिव से बना है एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। इसी प्रकार है। और तीसरा सिंथेसिस पॉलीमर, मतलब क्या है, संश्लेषित बहुलक, मतलब जिसको कहा प्रयोगशाला में बनाया गया हो। मानव द्वारा निर्मित पॉलीमर क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित पॉलीमर संश्लेषित पॉलीमर कहलाता है। जैसे ऑल मैन मेड पॉलीमर्स आर सिंथेसिस पॉलीमर। जैसे प्लास्टिक माने कि पॉलीथीन, प्लास्टिक में क्या आ जाएगा आपका, पॉलीथीन आ जाएगा। सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलॉन 6 सिंथेटिक रबर जैसे बुना एस रबर। तो ये क्या है दोस्त, सेमी सिंथेसिस पॉलीमर है। चलिए नेक्स्ट और है 7th क्लिप को देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट इन रिपीटिंग यूनिट। मतलब पॉलीमर का निर्माण हुआ हो और उसके रिपीटेशन से, मोनोमर के रिपीटेशन से हुआ हो, तो उस आधार पर ये पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, होमो पॉलीमर और कोपॉलीमर, समबहुलक और सहबहुलक। क्या है समबहुलक, होमो मतलब समान और पॉलीमर माने पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया, मतलब कि वे बहुलक जिनका निर्माण एक ही प्रकार के ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट के संयोग से बना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया इथीन है, ये क्या है इथीन। इथीन एक ही प्रकार के बहुत सारा एन को क्या है इसका अणु है, और एल्युमिनियम C2H5 के होल थराइस माने ट्राई इथाइल एल्युमिनियम या TiCl4 TiCl4 टिटानियम टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में दाब है 6 से 7 एटीएम और टेम्परेचर 333 से 443 केल्विन पर जब इसको पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया कराया जाता है तो ये पॉलीथीन का निर्माण होता है। और ये पॉलीथीन होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। याद रहे ये जो एल्युमिनियम ट्राई इथाइल जो तुमको दिख रहा है और TiCl4 इसी को जिगलर नाटा कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो तुमको दिख रहा है यही क्या होता है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर एरो के निशान दे करके, जरा ध्यान देंगे। ये चीज जो तुमको दिख रहा है ना, ये होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है, क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है निम्न में कौन जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, ठीक है ना। तो ये होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ठीक है। और इस जब इथीन का पॉलीमराइजेशन जिगलर नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कराया जाता है तो हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा एचेला क्या है, इसको डिफाइन भी किया गया है कि वे बहुलक जिनका निर्माण केवल एक ही प्रकार के मोनोमर यूनिट से होता है तो उसे होमोपॉलीमर। एक ही प्रकार के मोनोमर यूनिट से पॉलीमर बनेगा तो उसको होमोपॉलीमर कहेंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार से बने तो उसी क्या कहेंगे हम लोग, कोपॉलीमर कहेंगे। जैसे यहाँ पर ब्यूटाडाइन है और यहाँ पर क्या है आपका एस्टाइरिन है और इसके कॉम्बिनेशन से ये कोपॉलीमर बना है। क्यों बना है, क्योंकि ये अलग मोनोमर यूनिट से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये उदाहरण कोपॉलीमर का। मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वे बहुलक जिनका निर्माण एक या एक से दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के मोनोमर यूनिट से बना हो तो उसी को क्या कहा जाता है, कोपॉलीमर के नाम से जाना जाता है। तो ये है बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट रिपीटेशन के वजह से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट है बाबू मेरे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर के प्रकार, स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर के प्रकार क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब संरचना के आधार पर पॉलीमर तीन प्रकार के होते हैं। पहला पॉलीमर होता है लीनियर पॉलीमर, जिसको रेखीय बहुलक के नाम से जाना जाता है। रेखीय बहुलक मतलब वे पॉलीमर जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो? रेखीय हो, एक स्ट्रेट लाइन चेन हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चला लीनियर पॉलीमर के नाम से। एकदम आसान है, लीनियर पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर। इसको हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे कि वे बहुलक जो क्या होते हैं, जिनका चेन लॉन्ग तथा स्ट्रेट होता है, उसी को क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलीमर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ये किसके एग्जांपल है? तो लीनियर पॉलीमर। हाई डेंसिटी हुआ तो लीनियर पॉलीमर, और लो डेंसिटी हुआ तो ब्रांच चेन पॉलीमर हो जाएगा, ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा है चला ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर में यहाँ पर क्या होगा ना, इसमें ब्रांचिंग होगा, शाखा होगा। ठीक है ना, क्या होगा? इसमें शाखित होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांच चेन पॉलीमर। मतलब इसका एग्जांपल याद रखना होगा लो डेंसिटी पॉलीमर, यही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। ये क्या है? जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन। ठीक है, इसमें क्या है ना कि इसमें लीनियर पॉलीमर के बीच में ब्रांचिंग, एक दूसरे से नेटवर्क हुआ, एक दूसरे से क्या हो? कॉम्बिनेशन हुआ। देखिए इनका स्ट्रक्चर में क्या होता है? कनेक्टिविटी होती है, बाउंड होती है। दैट मींस दैट बाउंड इज कॉल्ड कोवैलेंट बाउंड। यही बाउंड क्या होता है? इसमें कोवैलेंटली ये जुड़े होते हैं। तो ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब संरचना के आधार पर हम लोग क्या देख लिए? बहुलक के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट इसको शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, नेक्स्ट पेज को हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट है बाबू मेरे मॉलिक्यूलर फोर्स, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब यहां पर है मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। तो इस आधार पर ये बाबू चार प्रकार के होते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें से दूगो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। पहला होता है पॉलीमर का प्रकार इलास्टोमर, जिसको प्रत्यास्था बहुलक के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? तो देखिए इनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल सबसे दुर्बल मतलब कि कमजोर होता है। वे पॉलीमर जिनके अणुओं के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत दुर्बल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये खींचने पर खींच जाते हैं। इसको तानेंगे रबड़ को तो खींचा जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो वो अपने वास्तविक शेप में आ जाता है। इसमें ये गुण होता है। तो ये खींचने पर खींच जाते हैं तथा छोड़ने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इनमें बहुत कम ब्रिज बाउंड होता है, नेटवर्क, इनमें बहुत कम ब्रिज बाउंड होता है। और इलास्टोमर का एग्जांपल है नेचुरल रबर। ठीक है ना, वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर क्या है? रबर का वल्कनीकरण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जब किसी पॉलीमर के प्रक्रिया में सल्फर को मिला दिया जाता है ना, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? वल्कनाइजेशन ऑफ पॉलीमर, माने बहुलक का वल्कनीकरण, माने रबड़ का वल्कनीकरण कहा जाता है। जब नेचुरल रबर में सल्फर मिला दिया जाता है, उसको अशुद्ध कर दिया जाता है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? रबर का वल्कनीकरण कहलाता है। याद रहे, सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है नेचुरल रबर, वल्कनीकृत वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, बुना एस रबर, बुना एन रबर, नियोप्रीन। ये सब एग्जांपल है इलास्टोमर। इसको तानने पर तन जाएंगे और छोड़ने पर वह पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। स्पष्ट। दूसरा है फाइबर्स, रेशेदार बहुलक। क्या है भाई मेरे रेशेदार बहुलक? तो ध्यान देंगे आप, रेशेदार बहुलक फाइबर।
देखिए इनमें प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। फाइबर्स माने रेशेदार बहुलक में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये रेशेदार के रूप में होते हैं, रेशा होता है, उन्होंने देखे ना उस तरह का होता है। ये क्रिस्टलीय होते हैं, जैसे एग्जांपल नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेफ्लॉन, ये सब के सब उदाहरण किनके हैं? रेशेदार बहुलक के हैं, रेशेदार बहुलक के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट है ये चीज, चलिए नेक्स्ट देखिए लास्ट क्लासिफिकेशन आज हम लोग देख रहे हैं इसमें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तीसरा है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर देखिए क्या है ये, इनके अणुओं के मध्य अंतराणविक बल प्रत्यास्था बहुलक से प्रबल तथा रेशेदार बहुलक से दुर्बल होता है। इनके बीच के अणुओं के बीच के जो एट्रैक्शन होता है वो फाइबर और इलास्टोमर पॉलीमर के बीच होता है, ठीक है ना। मतलब यहां पर इलास्टोमर पॉलीमर से मजबूत और फाइबर पॉलीमर से कमजोर होता है। इन्हें बार बार गर्म करके नरम तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग बचपन में ठंडा के मौसम है ही, क्या होता है ना, घूरा एक होता है, आग जलाया जाता है, उसमें हम लोग पॉलीथीन को जला जला करके गोली बनाते थे। मतलब वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर देखा गया कि इन्हें बार बार गर्म करके नरम करके ठंडा करके इसको हम लोग ठोस बना देंगे, अलग अलग शेप दे देंगे, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। नेक्स्ट, इसमें ब्रिज बाउंड का अभाव होता है, इसमें ब्रिज बाउंडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, इन्हें कचरे से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। माने कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग यूज करके फेंक देते हैं तो कबाड़ वाला आता है, सब बोरा में क्या करता है, उसको सिलेक्ट करके रख लेता है, क्योंकि फिर इसको गला करके उसको अलग चीज बनाया जा सकता है, उसका शेप अलग दिया जा सकता है। बात समझ आया ना। तो क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट यहां पर है चला, जैसे एग्जांपल यहां पर है बाबू, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक के। किसका? थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग, नाम ही बता रहा है थर्मोसेटिंग, मतलब एक बार सेट हो जाएगा, फिर दोबारा उसको तोड़ करके हम दूसरा शेप नहीं दे सकते, भंगुर होता है। तो इन्हें अर्ध ठोस पदार्थों को गर्म करके बनाया जाता है तथा ठंडा करने पर बहुत सारे ब्रिज बाउंड बन जाते हैं, जिससे ये अधिक कठोर हो जाते हैं। नेक्स्ट, इन्हें बार बार गर्म करके निश्चित आकृति में नहीं बदला जा सकता है, जैसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक में देखे थे वैसे ही नहीं होता, एक बार सेट माने की सेट। नेक्स्ट, इन्हें कचरे से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक बार फेंक दिए माने ऊपर कौन यूज ना, स्पष्ट ना। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये दो महत्वपूर्ण एग्जांपल है। तो आज हम लोग देखे क्या? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है ना। इसके आगे अब इसमें आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। क्या होमवर्क रहेगा सर? थर्मोप्लास्टिक का थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक पॉलीमर में अंतर आपको ट्राई करना है, इसको बना लेना है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक पॉलीमर में अंतर पूछा जाता है। तो चलिए ये पॉलीमर का लेक्चर संपन्न हुआ, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक कमेंट। धन्यवाद।